अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी एकेडमी। आई एम जुनैद अहमद ज़ईम और आज का हमारा ये लेक्चर हमारे हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के शॉर्ट एसेस का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आफ्टर थीसिस स्टेटमेंट कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि लेक्चर की तरफ जाए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑफिसर ओडेसी के प्लेटफॉर्म से जो सबसे बेस्ट बुक आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स, हेडमास्टर और हेड मिस्ट्रेस के लिए पब्लिश हुई है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपका इंटायर सिलेबस कवर हुआ है, जिसमें आपका इंग्लिश एसे, जिसमें आपका उर्दू एसे, लेटर राइटिंग इन इंग्लिश एंड उर्दू, इंग्लिश कंपोजिशन और पेडागोजी, ये सारे सेक्शंस इसमें कवर है। इसके साथ साथ हमारी अदर पब्लिकेशंस में जनरल नॉलेज की बुक है, जो आपके CSS के MPT के लिए और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसके साथ साथ हमारी डोमेस्टिक इश्यूज बुक है, जो कि 200 प्लस रिसर्च पेपर इसमें एनालाइज किए गए हैं। और इसके साथ साथ ये वो बुक है जो आपको ऐसे के लिए मटेरियल दे सकता है, कंटेंट दे सकता है, वो भी रिसर्च बेस्ड। कंप्लीट डेटा इसमें रिसर्च बेस्ड है, 41 टॉपिक्स है इसमें, और ये पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के लिए पूरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारी एक और पब्लिकेशन पब्लिश्ड बुक, जिसमें ऐसे, इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन है, और इसमें ऐसे को लिखना किस तरह होता है, इसमें ऐसे का कंटेंट, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। और उसके साथ साथ इंग्लिश कंपोजिशन में जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो प्रेसी राइटिंग है, चाहे वो कंप्रिहेंशन है, चाहे वो लेटर राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, या अदर पार्ट्स है, ये सारी की सारी इस बुक में इंक्लूडेड है। और इसके बाद हमारी कोर पब्लिकेशन है पाकिस्तान अफेयर्स की, जिसमें प्रिपरेशन, पोस्ट पार्शन और डोमेस्टिक चैलेंजेस सारे डिस्कस किए गए हैं। और हमारी कोर पब्लिकेशन आपके असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बुक है, उसका टाइटल पेज यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो ये सारी बुक्स अगर आपने इनको ऑर्डर करना है तो आप हमारे एडमिन के साथ कांटेक्ट करें, जिसका नंबर है 0307504891। अभी मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर है, कल हम लोगों ने, इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि थीसिस स्टेटमेंट को किस तरह लिखते हैं, उसको किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो कहाँ पे, उसका पोजीशन कहाँ पर होता है, उसमें उसके टाइप्स कौन सी होती है, और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थीसिस स्टेटमेंट लिखने वक्त किस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए। ये सारी बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम लोग बॉडी पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपका ऐसे का जो मेजर पार्ट है वो बॉडी पैराग्राफ्स ही है। बॉडी पैराग्राफ्स में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, आज ये डिटेल से देखेंगे। बॉडी पैराग्राफ्स में क्या होता है। बॉडी पैराग्राफ्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जिस तरह ऐसे के पार्ट्स होते हैं, इसी तरह बॉडी के भी पार्ट्स होते हैं। ऐसे में जो पार्ट्स थे, हम लोगों ने देखा कि उसमें आउटलाइन था, उसमें आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये सारे एक एक पैराग्राफ्स थे, मतलब डिफरेंट पैराग्राफ्स थे। पर सेक्शन हम लोग लाजमी एक पैराग्राफ लिखते हैं, जबकि आउटलाइंस अलग पार्ट है। और इसी तरह बॉडी पैराग्राफ, जो ये सेक्शन है, बॉडी पैराग्राफ्स के भी अपने ही पार्ट्स होते हैं। वो कौन से पार्ट्स है बॉडी पैराग्राफ्स के, वो डिस्कस करते हैं। बॉडी पैराग्राफ्स, अब बॉडी पैराग्राफ्स के पार्ट्स भी तीन ही है, मेजर तीन पार्ट्स है, और वो भी फिर सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले है आपका टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद है आपकी बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, और उसके बाद है कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये तीन पार्ट्स होते हैं आपके बॉडी पैराग्राफ्स के। अब बॉडी पैराग्राफ्स के बॉडी में क्या लिखा जाता है, टॉपिक सेंटेंस में क्या लिखा जाता है, किस तरह लिखते हैं, और कंक्लूडिंग सेंटेंस में क्या लिखा जाता है, किस तरह लिखते हैं, ये एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले बॉडी को छोड़ के कंक्लूडिंग सेंटेंस और टॉपिक सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस क्या है? ये हमेशा फर्स्ट सेंटेंस होता है, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ होता है।
जब भी आप पैराग्राफ शुरू करें उसका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है। लेकिन ये लाजमी नहीं हो कि जब हम बुक्स रीडिंग करते हैं कि उसमें भी फर्स्ट सेंटेंस ही टॉपिक सेंटेंस हो। बुक्स में जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो डिफरेंट है, जबकि एसेज में फॉर्मल राइटिंग में स्टाइल ऑफ राइटिंग डिफरेंट है। कभी कभार क्वेश्चन करते हैं, बुक जब पढ़ते हैं बुक में इस तरह का पैराग्राफ भी मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ कोटेशन बेस्ड हो, जो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड हो, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड हो, और जिसमें एक क्वेश्चन हो और फिर उसके बाद उसका आंसर हो। सो वो वहाँ पर ये टॉपिक सेंटेंस डिफरेंट जगहों पर आ सकता है। फर्स्ट सेंटेंस भी हो सकता है, सेकंड सेंटेंस भी हो सकता है, या तो कुछ इस तरह के पैराग्राफ्स भी होते हैं जिस तरह डॉन के येलो पेजेस में होता है। उसमें पहले सारा डिटेल दिया होता है, डेटा दिया होता है, और लास्ट में जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है वही आपके टॉपिक सेंटेंस का काम भी कर रहा होता है। लेकिन जब हम ऐसे की बात करें और फिर शॉर्ट एसेज की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वही टॉपिक सेंटेंस होगा। अच्छा जी, टॉपिक सेंटेंस के पार्ट्स कौन से हैं, पहले ये पार्ट्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इसके फर्दर डिटेल्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक सेंटेंस के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है डिस्कोर्स मार्कर, सेकंड पार्ट होता है मेन आइडिया, और आपका थर्ड पार्ट इस टॉपिक सेंटेंस का होता है टॉपिक ऑफ द एसे। यानी कि जब भी आप टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे तो एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस वही होगा जिसमें ये तीनों पार्ट्स इंक्लूडेड होंगे। वो किस तरह, पहले डिस्कोर्स मार्कर को डिस्कस करते हैं कि डिस्कोर्स मार्कर्स क्या है। डिस्कोर्स मार्कर्स डिफरेंट लोग डिफरेंट नाम इसको देते हैं। कुछ लोग इसको कनेक्टर्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको कनेक्टर्स, कुछ लोग इसको ट्रांजिशंस बोलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट नेम्स इसको देते हैं। ये क्या होते हैं, जिस तरह हम लोग देखते हैं कि डिस्कोर्स मार्कर डिफरेंट होते हैं, एडिशन के लिए डिफरेंट होते हैं, कंट्रास्ट के लिए डिफरेंट होते हैं, कंपेयर के लिए डिफरेंट होते हैं, कंट्रास्ट के लिए अलग होते हैं, स्टार्ट के लिए अलग होते हैं, कंक्लूजन के लिए अलग होते हैं। ये वो वर्ड्स है जो हमारा एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ या एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि टू स्टार्ट विद, फिर उसके बाद है फर्स्ट, उसके बाद है सेकेंडली, थर्डली, और इसी के साथ साथ फर्दर मोर, फर्दर मोर, मोर ओवर, और भी बहुत सारी इस तरह है जो आपको कंप्लीट लिस्ट आपको पीडीएफ से मिल जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ गूगल पे जाके टाइप करना है ट्रांजिशंस इन पीडीएफ, वो आपको डिफरेंट ट्रांजिशन देंगे। एडिशन के अलग होंगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट के अलग होंगे, एग्जाम्पल के अलग होंगे जिसमें एग्जाम्पल है, फॉर इंस्टेंस है, और भी इस तरह बहुत सारी सारे वर्ड्स होते हैं। ये डिस्कोर्स मार्कर्स होते हैं। तो जब भी आप टॉपिक सेंटेंस शुरू करेंगे उसके स्टार्ट में आप एक डिस्कोर्स मार्कर लिखेंगे। ये एक वर्ड भी हो सकता है, ये एक फ्रेज भी हो सकता है, ये एक क्लॉज भी हो सकता है। डेवलप्ड राइटिंग जिनकी होती है वो लोग एक वर्ड का टॉपिक सेंटेंस में डिस्कोर्स मार्कर यूज़ नहीं करते, बल्कि वो एक कंप्लीट क्लॉज यूज़ करते हैं। तो आप इनिशियल स्टेज पर है, आप ये क्लॉज लिखने के चक्कर में अपनी इंग्लिश को ख़राब ना करें, आप सिर्फ एक वर्ड लिखे और वो काफ़ी होगा। उसके बाद मेन आइडिया। ये मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया वो है कि जिस बात पर आपने, वो पैराग्राफ जिस बात पर है उसी को ही यहाँ पर डिस्कस करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ इसके बाद, मतलब आप सिर्फ यहाँ पर ये समझे कि ये पैराग्राफ जिस बात के रिलेटेड है वो बात आपकी मेन आइडिया है जो आपके इस पार्ट ऑफ द टॉपिक सेंटेंस में आएगा। और टॉपिक ऑफ द एसे, आप जितने भी पैराग्राफ्स लिखेंगे आप फर्स्ट सेंटेंस में लाजमी आपने टॉपिक का हिंट दे के ये इस टॉपिक के रिलेटेड है। देखिए एक तरफ तो ये रिपीटिशन है, लेकिन दिस रिपीटिशन इज फॉर गुड यूज। वो कौन सा है? वो ये है कि इसका गुड यूज ये है कि आप एग्जामिनर को बार बार बताते हैं कि मैं अपने टॉपिक से डिविएट नहीं हुआ हूँ, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि सर मैं इसी टॉपिक को ही डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इररेलेवेंट नहीं जा रहा हूँ। तो जितने भी आपके टॉपिक सेंटेंसेस होंगे उसमें आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक टॉपिक बताऊँ, वो टॉपिक है
कॉजेज ऑफ पोवर्टी इन पाकिस्तान, ठीक है। अब उसमें से मल्टीपल कॉजेज है, मैंने हर एक पर एक एक पैराग्राफ लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कौन कौन से कॉजेज है और फिर सेंटेंसेस बना के बताऊंगा ये सारी चीज़ें कि किस तरह हम इसको लिखते हैं। देखिए एक कॉज है, फॉर एग्जांपल एक कॉज है कि पोवर्टी की कॉजेज कौन सी है, मास इलिटरेसी, मास इलिटरेसी, ये एक कॉज है। सेकंड कॉज मेगा करप्शन है। थर्ड कॉज है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। अब ये तीन कॉजेज है, यानी कि मैंने एक पैराग्राफ इस पर लिखना है, एक पैराग्राफ इस पर लिखना है, एक इस पर लिखना है। ये मैं जनरली पैराग्राफ्स बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि हम एक पैराग्राफ में कितने कॉजेज लिख सकते हैं, वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने तीन पैराग्राफ्स लिखने हैं। मेरे एक पैराग्राफ का मेन आइडिया ये है, दूसरे पैराग्राफ का मेन आइडिया ये है, तीसरे पैराग्राफ का मेन आइडिया ये है, जबकि मेरा टॉपिक क्या है, पुअर्टी इन पाकिस्तान, ठीक है, पुअर्टी इन पाकिस्तान या कॉजेज ऑफ पुअर्टी इन पाकिस्तान। अब देखिए जब मैं अपना टॉपिक सेंटेंस डेवलप करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने मास इलिटरेसी पे ही लिखना है, तो मैं इस तरह टॉपिक सेंटेंस लिखूंगा कि विद टू स्टार्ट विद। अब ये क्या हो गया, ये है मेरा कनेक्टर। इसके बाद मैं अपना मेन आइडिया लिखता हूँ कि इट इज मास इलिटरेसी दैट प्रमोट्स पॉवर्टी इन पाकिस्तान, दैट टू स्टार्ट विद it is mass illiteracy अब देखिए यहाँ पर मैंने तीन चीज़ें अलग अलग डिस्कस की जो कि मेरा परफेक्ट पीसी स्टेटमेंट बन जा टॉपिक सेंटेंस बन जाता है। और वो तीन चीज़ें कौन सी है, यहाँ पर मैंने कनेक्टर यूज़ किया, इसके बाद मैंने अपना मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक लिखा, मेन आइडिया, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना टॉपिक ऑफ द एसे लिखा। ये टॉपिक सेंटेंस सबसे बेस्ट सेंटेंस है जिसमें आपकी ये तीनों चीज़ें आती हैं। अच्छा, अब ये मेन आइडिया हमें कहाँ से मिलेगा और टॉपिक ऑफ द एसे हमें कहाँ से मिलेगा। हम लोगों ने डिस्कस किया था आउटलाइन। जब हम आउटलाइंस लिखते हैं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट एसेज का ही बता रहा हूँ, लॉन्ग एसे में ये सीन नहीं है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है। शॉर्ट एसे में जब आप पैराग्राफ्स में ये चीज़ें लिखेंगे, जब आपका आउटलाइन आप बनाएंगे, पहले आउटलाइन को देखते हैं। ये आपका आउटलाइन है। फॉर एग्जाम्पल आउटलाइन में जो आपके ये मेन हेडिंग्स होते हैं, यही आपका मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ होता है, मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। यानी कि आपके जितने मेन हेडिंग्स होंगे उतने ही आपके पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपने टॉपिक सेंटेंस में कनेक्टर के बाद अपना एक मेन हेडिंग लिखना है और फिर उसको अपने एसे के साथ कनेक्ट करना है। आपके एसे का टॉपिक जो भी होता है उसके साथ कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर जो हम लोग सब हेडिंग्स लिखते हैं, इन सब हेडिंग में क्या होता है, ये सब हेडिंग्स में वो पॉइंट्स होते हैं जो आपने उसी पैराग्राफ के अंदर बॉडी में लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सब हेडिंग 1 है, सब हेडिंग 1 है, ठीक है, फिर सब हेडिंग 2 है, फिर सब हेडिंग 3 है। ये सारी बातें कहाँ पर होगी, ये सारी बातें यहाँ पर होगी। जैसे ही आप टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद जो आपने अपने पैराग्राफ में लिखना है, फिर ये वो बातें होगी जो आपने मेन हेडिंग के नीचे सब हेडिंग्स में लिखी होगी। यहाँ तक आपका टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखें कि टॉपिक सेंटेंस के पास सिर्फ इतना ही पावर होता है, इसका पावर सिर्फ इतना ही होता है कि ये एट अ टाइम सिर्फ एक आइडिया को डिस्कस कर ले। इसमें मल्टीपल आइडियाज नहीं आ सकते, सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया एट अ टाइम एक पैराग्राफ में डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन नॉट डिस्कस मोर देन वन आइडिया, ठीक है।
आपने टू आइडियाज 3 आइडियाज 4 आइडियाज आप डिस्कस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया आप डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह जब आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा, आपका कंप्लीट पैराग्राफ उसी टॉपिक सेंटेंस पर ही होगा। यानी कि अगर आपका टॉपिक सेंटेंस में सिर्फ एक आइडिया है तो फिर आपके कंप्लीट पैराग्राफ में सिर्फ एक आइडिया ही होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि आप टॉपिक सेंटेंस में कॉजेज लिखे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसी के कंक्लूडिंग सेंटेंस में या इसी के नेक्स्ट पार्ट में या पैराग्राफ के अंदर आप इन कॉज के इफेक्ट्स लिखे और फिर उसी पैराग्राफ में आप सोल्यूशन दे, तो ये टेक्निकली गलत होता है, इस तरह नहीं लिखना। अगर आपने स्टार्ट कॉजेज से लिया है तो कंप्लीट पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ कॉजेज ही होंगे, और आपने जब कंक्लूड करना है तो भी कॉजेज पर ही कंक्लूड करना होगा, आपने सोल्यूशंस नहीं देने होंगे। यानी कि अगर आपका टॉपिक सेंटेंस ये है कि टू स्टार्ट विद इट इज मास इलिटरेसी दैट प्रमोट्स पॉवर्टी, तो फिर आपका जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है उसमें भी यही होगा कि इट इज मास इलिटरेसी दैट इज द फर्स्ट कॉज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। अच्छा जी, ये हो गया आपका टॉपिक सेंटेंस। इसके बाद हम आते हैं हमारे कंक्लूडिंग सेंटेंस में। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस में क्यों पहले पढ़ा रहा हूँ और बॉडी नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही होती है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि हम अपनी ही बात को दोबारा यहाँ पर रिपीट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक्स्ट्रा इसमें बताते हैं कि हम यहाँ पर अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। तो ये होगा किस तरह? जो आप डिस्कोर्स मार्कर यूज करते हैं, जिस तरह आपने यहाँ पर टू स्टार्ट विद यूज किया, आप यहाँ पर कंक्लूजन का, कंक्लूडिंग सेंटेंस का डिस्कोर्स मार्कर यूज करेंगे। और ये कौन सा डिस्कोर्स मार्कर होगा? ये आपको एक लिस्ट मिलेगा जिसमें ये लिखा होगा कि फाइनली, इन शॉर्ट, टू कंक्लूड, फलाना फलाना फलाना, ठीक है। आपको बहुत सारे कंक्लूडिंग कंक्लूजन के जो कनेक्टर्स है वो मिलेंगे। आपने सबसे पहले वो लगाना हो। जैसे ही आप वो लगाते हैं कि टू कंक्लूड, ठीक है, फिर आपने अपना यही कंप्लीट सेंटेंस चेंज वर्ड में ये वहां पर दोबारा से लिखना होगा और ये सेंस देना होगा कि यहाँ पर मेरी बात खत्म हो रही है। जिस तरह मैंने बताया कि मैं ये लिखूंगा कि टू कंक्लूड, या फिर इस तरह मैं लिखूँ डायरेक्ट कि इट इज मास इलिटरेसी, सॉरी, मैं इस तरह कहूँगा कि टू कंक्लूड, या हिंस इट इज प्रूव that mass illiteracy promotes poverty in Pakistan। ये होता है आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस। आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस के भी 3 पार्ट्स है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका डिस्कोर्स मार्कर, आपका सेकंड पार्ट है रिपीटिंग द टॉपिक सेंटेंस। रिपीटिंग द टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस में कौन सी चीज़ें थी? डिस्कोर्स मार्कर भी था, उसके साथ साथ मेन आइडिया, और उसके साथ साथ आपका टॉपिक ऑफ द एसे। तो आप ये रिपीट करेंगे, आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद बॉडी। बॉडी में क्या होता है और वैसे जनरली पैराग्राफ में क्या होता है, ये तो सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। देखिए, पैराग्राफ तब तक आपका पैराग्राफ ठीक होगा जब तक उसमें 2 चीज़ें होगी। आपके पैराग्राफ में सिर्फ 2 चीज़ें एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है, ओनली 2 थिंग्स। ये फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस, फला चीज़, ये सारी बात की बातें हैं। ये हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये 2 चीज़ें हैं। अगर आपके किसी भी पैराग्राफ में ये 2 चीज़ें नहीं होगी या ये मिसिंग होगी तो आपका वो पैराग्राफ गलत कंसिडर किया जाएगा। चाहे वो आप बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे, या इवन CSS का एग्जाम दे रहे, उसका ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें अगर आपके पैराग्राफ में ये 2 चीज़ें नहीं थी तो आपका पैराग्राफ गलत है। और अगर आपका पैराग्राफ गलत है सो इट मीन्स आपका ऐसे भी गलत है। वो 2 चीज़ें कौन सी है? नंबर 1 क्लेम, नंबर 2 जस्टिफिकेशन। यानी कि अगर आपके किसी भी पैराग्राफ में क्लेम नहीं होगा, दावा नहीं होगा, आर्गुमेंट नहीं होगा, तो भी आपका पैराग्राफ गलत है। और अगर आपके पैराग्राफ में जस्टिफिकेशन नहीं है, यहाँ पर आपने दावा कर लिया, फिर उसको जस्टिफाई भी करना होगा। अगर आपके पैराग्राफ में जस्टिफिकेशन नहीं है तो भी आपका पैराग्राफ गलत है। अब ये क्लेम हम कहाँ पर लिखते हैं? क्लेम हम हमेशा अपने टॉपिक सेंटेंस में लिखते हैं।
जो हमारा टॉपिक सेंटेंस होता है वही हमारा क्लेम होता है। यहाँ पर अगर आप फैक्ट्स लिखेंगे तो आपका एसे का ये पैराग्राफ गलत हो जाएगा। रीजन क्या है? फैक्ट्स को जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको हम डिस्कस ही नहीं कर सकते, वो कोई आर्गुमेंट है ही नहीं कि हम जिसे डिस्कस करें। क्लेम पहले करोगे, दावा करोगे, जिस तरह मैंने कहा कि मास इलिटरेसी यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इलिटरेट होंगे तो कंट्री में पुअर्टी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये मैंने दावा कि ये कोई फैक्ट नहीं है, मैं इसको साबित करूंगा। कहाँ पर साबित करूंगा? जस्टिफिकेशन पार्ट में। अगर मैं इसको साबित नहीं करूंगा, डजेंट मैटर कि मेरा क्लेम जितना भी स्ट्रांग है, मेरा आर्गुमेंट जितना भी स्ट्रांग है, अगर उसका जस्टिफिकेशन नहीं है तो मेरा आर्गुमेंट भी गलत है, मेरा पैराग्राफ भी गलत है और मेरा एसे भी गलत है। सो आपने करना क्या है? आपने पहले क्लेम बनाना है, टॉपिक सेंटेंस में आपने क्लेम लिखना है और उसके बाद आपने उसका जस्टिफिकेशन देना है। अब जस्टिफिकेशन में क्या होगा कि मैं अपने क्लेम को किस तरह जस्टिफाई करूंगा। मैंने दावा किया तो मैं उस दावे को किस तरह साबित कर सकता हूँ। उस दावे को साबित करने के लिए आपके पास मल्टीपल चीजें होनी चाहिए और वो चीजें हैं डेवलपमेंट ऑफ द पैराग्राफ। वही चीजें हम जब लिखेंगे उसी से ही हमारा पैराग्राफ डेवलप होगा। वो कौन सी चीजें हैं? बहुत सारी चीजें हैं, सारी की सारी मैं बताता हूँ, आप लोग नोट करें। और इसमें से अगर आप एक लिखे, दो लिखे, तीन लिखे या बहुत ज्यादा लिखे तो सारे के सारे ठीक है। नंबर वन, मैं अपने क्लेम को जस्टिफाई कर सकता हूँ एग्जांपल्स देने से। मैं अपने क्लेम को जस्टिफाई कर सकता हूँ डिटेल्स देने से। मैं अपने क्लेम को जस्टिफाई कर सकता हूँ डिस्क्रिप्शन करने से, डिस्क्राइब करने से, एक्सप्लेन करने से। मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन करूँ तो भी ठीक है, वो जस्टिफाई हो जाएगा। मैं किसी चीज़ के लिए कोटेशन दूँ तो भी ठीक है। मैं किसी चीज़ के कोटेशन के बजाय मैं यहाँ पर कोई रेफरेंस दूँ तो भी ठीक है किसी बुक का। मैं रेफरेंस के बजाय मैं कोई स्टेट्स दूँ तो भी ठीक है। मैं कोई फैक्ट्स दूँ तो भी ठीक है। मैं कुछ फिगर्स दूँ तो भी ठीक है। मैं किसी और कंट्री के एग्जांपल दूँ या एनालॉजी दूँ तो भी ठीक है। मैं किसी और की डेफिनेशन लिखूँ तो भी ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग लिख के अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते। इवन दो हम एनेक्डोट्स भी देख सकते हैं। आप अपनी डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशंस भी दे सकते हैं। अगर आपके पैराग्राफ में ये दो पार्ट्स है यानी कि क्लेम, दावा और उस दावे को जस्टिफाई करना, तो आपका पैराग्राफ ठीक हो। पैराग्राफ का जो नॉर्मली लेंथ होता है वो कितना होता है? आपने मिनिमम 4 सेंटेंसेस लिखने होंगे। मिनिमम 4 सेंटेंसेस होंगे तो ही आपका पैराग्राफ ठीक होगा। इससे कम एरर होगा, वो ठीक नहीं हुआ। क्योंकि पैराग्राफ के जितने पार्ट्स हैं, जितनी आपने बात करनी है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें से आपके 2 सेंटेंसेस, एक टॉपिक सेंटेंस हो और एक कंक्लूडिंग सेंटेंस हो, ये निकाल के सिर्फ दो ही सेंटेंसेस बच जाते हैं। तो 2 सेंटेंसेस में तो आप अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते। दो से ज़्यादा, दो मतलब दो से अगर आप कम करेंगे तो एक सेंटेंस में आप किस तरह अपने क्लेम को जस्टिफाई करेंगे। मिनिमम आपके पास 4 सेंटेंसेस होंगे, मैक्सिमम आप 10 सेंटेंसेस लिखे, इससे ज़्यादा ना लिखे। आपके पैराग्राफ शॉर्ट होने चाहिए, लेंथी नहीं होने चाहिए। ये पैराग्राफ लिखने का तरीका है। अच्छा जी, अब अगर हम प्रॉपरली इसको देखें तो हम किस तरह लिखेंगे? हम इस तरह लिखेंगे कि आपके बॉडी पैराग्राफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैं आसान करके बताता हूँ, ये बाकी CSS एसेस के लिए या बाकी लॉन्ग एसेस के लिए नहीं, ये शॉर्ट एसेस के लिए है। कि पहले आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना होगा। टॉपिक सेंटेंस में आपने अपना क्लेम लिखना होगा और ये क्लेम हम आउटलाइन में अपने मेन हेडिंग में भी लिखते हैं, मेन हेडिंग में लिखते हैं। और फिर उसके बाद इस क्लेम को हम जस्टिफाई करेंगे। सेकंड पार्ट आपकी बॉडी है जिसमें हम जस्टिफाई करेंगे अपने इस क्लेम को, ये आपके बॉडी के पार्ट में होगा। और जबकि इसी जस्टिफिकेशन को अगर हम लोग आउटलाइन में लिखते हैं तो वो हम सब हेडिंग में लिखते हैं, उस मेन हेडिंग के नीचे सब हेडिंग में। और सब हेडिंग मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि सब हेडिंग क्या है।
और उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग अपने बॉडी पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं और कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर। और वो कंक्लूडिंग सेंटेंस वही टॉपिक सेंटेंस का पैराफ्रेज्ड फॉर्म है, चेंज वर्ड्स में लिखते हैं। अब ये जो जस्टिफिकेशन पार्ट है, इसमें आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, कोटेशन भी दे सकते हैं, या आप दो चीज़ों में इसको डिवाइड करें, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें। नंबर 1 सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स दे, और हर सपोर्टिंग आर्गुमेंट को फिर एविडेंस प्रोवाइड करें कि ये सपोर्टिंग आर्गुमेंट है और ये इसका सबूत है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मास इलिटरेसी है जो पुअर्टी पाकिस्तान में प्रमोट करता है। अब इसका एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट मैं ये उठाता हूँ कि डिफरेंट लोग, बहुत ज़्यादा लोग जब कुछ पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो उसको वो स्किल बेस्ड नॉलेज गेन नहीं करते हैं, तो उनको जॉब्स नहीं मिलती, और जब जॉब्स नहीं मिलती तो फिर गुर्बत बढ़ जाता है। और अब मैं इसको जस्टिफाई करूंगा, इसका एविडेंस दूंगा। एविडेंस किस तरह दूंगा? मैं कहूँगा कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस ईयर में इतने ज़्यादा लोग इलिटरेट रहे, और जब हम लोगों ने पुअर्टी का रेशो देखा तो वो बहुत ही कम था, तो ये जस्टिफाई हो गई। इसी तरह आप 2, 3, 4, 5 जितने भी सपोर्टिंग आर्गूमेंट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन यू मस्ट कीप इन माइंड कि आपके पैराग्राफ शॉर्ट होने चाहिए। ये बॉडी पैराग्राफ्स की डिटेल्स हो गई। आपने शॉर्ट एसेज में इतना ही बॉडी पैराग्राफ लिखना है, बस आपने एक दावा करना है और उस दावे को जस्टिफाई करना है। दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी पैराग्राफ। बीच में जितनी भी बातें हैं जो लोग बताते हैं वो सारी की सारी वही बातें हैं, इस तरह कुछ नहीं। एग्जामिनर की डिमांड सिर्फ दो ही है कि आप पहले दावा करें, उस दावे को जस्टिफाई करें। अब चाहे आप 3 सेंटेंसेस में जस्टिफाई करते हैं या 4 सेंटेंसेस में जस्टिफाई करते हैं, वो ठीक होगा। लेकिन एक बात याद रखें कि आपके सारे सेंटेंसेस कोहिरेंट होने चाहिए। अब ये कोहिरेंट कौन सी बला है? एक और बला आ गई। कोहिरेंट ये है कि आपका हर सेंटेंस दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अगर वो कनेक्टेड नहीं है, दूर दूर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और आपने सिर्फ कंबाइन किया मल्टीपल सेंटेंसेस को, तो आपका पैराग्राफ एरर होगा। ये एरर फ्री नहीं है। यानी कि आपने ऊपर बात की, यहाँ पर टॉपिक सेंटेंस में कॉजेज की, और आप बीच में कुछ और एक्सप्लेन करने शुरू हो गए कि हमारे मोहल्ले में शादी थी, हमने ये किया, हमने वो किया, और फिर जाके आखिर में फिर से लिखते हैं कि जी पॉवर्टी की कॉजेज ये है, तो फिर आपका ऐसे गलत हो जाता है। आपका हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक्ड होना चाहिए, और लिंक का हरगिज ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप वहाँ पर कनेक्टर यूज करें कि फर्दर मोर और फलाना फलाना फलाना। वो लिंक्ड आइडियाज के साथ भी लिंक्ड हो, वो टेक्निकली भी लिंक हो, वो इनवर्ड्स के साथ भी लिंक हो। यानी कि अगर आप पीछे कोई बात करें तो आगे भी उसी बात को ही एक्सटेंड करेंगे, और उसी का ही कड़ी है, उसी को कड़ी बना के प्रेजेंट करेंगे। इसी तरह ही आपका पैराग्राफ वेल कोहेरेंट होगा। अदर देन दिस, अगर आपने एक भी इधर उधर की बात की तो आपका पैराग्राफ गलत होगा, और जब पैराग्राफ गलत हो जाता है तो ऐसे गलत हो जाता है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम दो पैराग्राफ्स, डिफरेंट पैराग्राफ्स और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स डिस्कस करेंगे। वो है आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और कंक्लूजन के पैराग्राफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।